नमस्कार। दार्श न्यूज देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केहतनी। सवाल आज का मैं बात करेंगे पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान इस समय ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां बाहरी चुनौतियों से ज्यादा उसके अपने अंदर के हालात चिंता का कारण बन गए हैं। बलूचिस्तान में बढ़ती हिंसा, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओजेके में लगातार विरोध प्रदर्शन, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के हमले और अफगान सीमा पर बढ़ता तनाव, इन सब ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को कठिन परीक्षा में डाल दिया है। इसी बीच पाकिस्तान के प्रभावशाली धार्मिक और राजनीतिक नेता मौलाना फजलुर रहमान ने भी सेना और फील्ड मार्शल असीम मुनीर पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि बलूचिस्तान के कई इलाकों में सरकार की पकड़ कमजोर है और अगर सेना राजनीति करना चाहती है तो वर्दी उतार कर चुनाव लड़े। हालांकि बलूचिस्तान के बड़े हिस्से पर सरकार का नियंत्रण खत्म होने या समांतर प्रशासन चलने जैसे दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी ओर पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ कड़ा रुख दिखाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या इतने गंभीर आंतरिक संकट के बीच इस्लामाबाद अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं को संभाल पाएगा? आज इसी बड़े सवाल पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे जुड़ेंगे और उनसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पर पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर हम चर्चा का रुख करेंगे। और ये बात सुन लो, दिल के कान खोल के सुन लो, ये हकायक हैं। मैं कोई स्टेज पर खिताबत नहीं दिखा रहा हूं। बलोचिस्तान में, बलोच इलाकों में बगावतें थी। पूरा बलोच इलाका पाकिस्तान के इख्तियार से निकल चुका था। आज भी वहां पर पाकिस्तान हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है। लेकिन हम तो बलोच इलाके को रो रहे थे, अब तो पश्तून इलाका भी खून में नहा रहा है। पाकिस्तान इस समय एक साथ कई गंभीर आंतरिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। एक ओर बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों और अलगाववादी समूहों के बीच हिंसक घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में आर्थिक और प्रशासनिक मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी के हमले और अफगानिस्तान सीमा पर बढ़ता तनाव भी इस्लामाबाद के लिए बड़ी चिंता बने हुए है। इसी बीच पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनीतिक और धार्मिक नेता मौलाना फजलुर रहमान ने सेना और फील्ड मार्शल असीम मुनीर पर खुलकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा कि यदि सेना राजनीति करना चाहती है तो वर्दी उतारकर चुनाव मैदान में उतरे। उन्होंने यह भी दावा किया कि बलूचिस्तान के कई इलाकों में सरकार की प्रभावी पकड़ नहीं रह गई है और पश्तून क्षेत्रों में भी हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और इन्हें पाकिस्तान सरकार ने आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया है। विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती आंतरिक सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने की है। बलूचिस्तान में लंबे समय से अलगाववादी गतिविधियां जारी हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी की सक्रियता सुरक्षा एजेंसियों के लिए लगातार चुनौती बनी हुई है। अफगानिस्तान के साथ सीमा पर तनाव ने सेना की तैनाती और संसाधनों पर भी अतिरिक्त दबाव डाला है। दूसरी ओर पीओके में प्रशासनिक और आर्थिक मुद्दों को लेकर जनता की नाराजगी समय समय पर सड़कों पर दिखाई देती रही है। इन विरोध प्रदर्शनों ने पाकिस्तान के प्रशासनिक ढांचे और स्थानीय शासन को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं। इन परिस्थितियों के बीच पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ सख्त बयानबाजी और क्षेत्रीय रणनीतिक संतुलन की बात करता रहा है। लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जब किसी देश के भीतर कई मोर्चों पर एक साथ संकट मौजूद हो, तब बाहरी रणनीति पर भी उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। हालांकि पाकिस्तान की स्थिति को लेकर कई दावे और राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन कुछ संवेदनशील दावों जैसे बलूचिस्तान के बड़े हिस्से पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण समाप्त होना या समानांतर प्रशासन चलना की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। इसलिए इन दावों को तथ्य के रूप में नहीं बल्कि संबंधित पक्षों के दावों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। फिलहाल यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान सुरक्षा, राजनीति और शासन तीनों स्तरों पर कठिन दौर से गुजर रहा है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार और सैन्य नेतृत्व इन चुनौतियों का समाधान किस प्रकार करते हैं और इसका क्षेत्रीय सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए रुक करते हैं। चर्चा का दो खास मेहमान हमारा जुड़ चुके हैं, उनसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे हालात
किस तरह के बनते हुए नजर आ रही हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर है हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट सर, धन्यवाद शुक्रिया समय देने के लिए। और डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर है हमारे साथ, फॉरेन एक्सपर्ट सर, धन्यवाद शुक्रिया समय देने के लिए। शुरुआत करूंगा ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर से मैं। सर, पाकिस्तान के अंदर जो हालात इस टाइम बने हुए हैं, इनको आप किस तरीके से देख रहे हैं, समझ रहे हैं? क्या आखिर अब वो समय आ चुका है जब पाकिस्तान अब अलग अलग हिस्सों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, या बढ़ जाएगा आने वाले समय के अंदर? जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर खासतौर से पीओके में अभी हालात बहुत ही नाजुक बने हुए हैं। संवेदनशील हालात है। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान की सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन अगर बहुत जल्दी बातचीत के जरिए इस समस्या को नहीं सुलझाती है, तो अगले कुछ दिनों में ही हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। बड़ी संख्या में पीओके के जो लोग हैं वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से, रावलपिंडी और इस्लामाबाद से नाराज हैं। उनकी मांगे बहुत ही बेसिक मांगे हैं, ज्यादा कुछ नहीं मांग रही हैं। शुरुआती दौर में तो उनकी एक ही मुख्य मांग थी कि पाकिस्तान में उनकी जो असेंबली है पीओके की, वहां पर 12 सीटें रिजर्व रखी गई हैं ऐसे पीओके के निवासियों के लिए जो कि पाकिस्तान में दूसरी जगह रहते हैं रावलपिंडी में, पेशावर में, मुजफ्फराबाद में, कराची में या लाहौर में। और ऐसे लोगों के लिए पीओके की असेंबली में 12 सीटें रिजर्व रखी गई हैं। अब वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं स्टेट असेंबली के लिए। तो दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि क्योंकि यह 12 पीओके के लोग हैं, ये पिछले 60 साल से 40 साल से बाहर रह रहे हैं, तो इनके का सोचने का जो तरीका है वो पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, आर्मी जैसे अभी पीएमएलएन है उनके साथ अलाइन हो गई है। तो ये लोग होते पीओके के लोग हैं, लेकिन क्योंकि इनकी 20 साल से 40 साल से ये लोग लाहौर में थे, तो सोच जो है अब पाकिस्तानियों जैसी हो गई है। तो इनको जब पीओके की असेंबली में जगह दी जाती है, तो ये लोग पाकिस्तान की सरकार के नुमाइंदे बन जाते हैं और पीओके में बैठकर ये लोग वही बातचीत करते हैं जो कि रावलपिंडी चाहता है, इस्लामाबाद चाहता है। तो इन जेएसी जो है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, उनकी बेसिक डिमांड बहुत सरल थी कि ये 12 सीटों में सिर्फ उन्हीं लोगों को स्थान दिया जाए जो कि पीओके में ही रहते हैं। अब पाकिस्तान की सरकार ने और अब आसिफ मुनीर तो इसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि ये तो संवैधानिक मामला है, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, उसके लिए पार्लियामेंट को बैठना पड़ेगा। जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। बातचीत करें, मान जाएं, आखिरकार पीओके के लोगों को ही 12 जगह सीट देनी है, तो राष्ट्रपति से एक अध्यादेश जारी करवा लें, एक प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन इशू करा लें। ऐसा सभी डेमोक्रेसीज में होता है। और अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं, 12 सीट सिर्फ और सिर्फ पीओके के उन लोगों को दी जाए जो पीओके में रहते हैं। हाँ, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद जब पार्लियामेंट बैठेगी, तो वहां पर इस राष्ट्रपति के अध्यादेश को पास करके उसको संविधान का हिस्सा बना लिया जाए। बहुत ही आसान बात है। लेकिन आसिफ मुनीर जो है वो चाहता नहीं है कि ऐसे हो। जी सर का सर, किस तरह देखते हैं हालात आज के दौर में? पाकिस्तान के अंदर हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुटपुट चल ही रहा है, कहीं ना कहीं हमले भी हो रहे हैं, पाकिस्तानी फौज के सैनिक भी मारे जा रहे हैं, और पाकिस्तान जो है आतंकी फैक्ट्री लगातार बन भी रहा है। देखिए, पाकिस्तान इस समय एक बर्बाद देश होते जा रहा है। वहां पर गृह युद्ध के पूर्व की जो स्थिति होती है वो हो गई है। अब बस आपको देखने को मिलना है, इंतजार करना पड़ेगा कि वहां की आम जनता जो है हाथ में डंडे लेकर, हथियार लेकर, तलवारें लेकर जाएगी और थानों को घेरेगी और वहां के एडमिनिस्ट्रेटर्स को मारेगी। बलूचिस्तान में तो ये स्टार्ट हो ही गया है। खैबर पख्तूनख्वा में भी आप हालत देख लीजिए कितनी खस्ता है। पूरा का का इलाका है पाकिस्तान का, उसके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके खिलाफ है, क्योंकि जितनी भी रेवेन्यू होती है, जितनी भी इनकम होती है, वो सब कहाँ जाती है? पंजाब के डेवलपमेंट में जाती है। 85% जिस देश के लोग जो है गरीब हों, जिनको दोनों टाइम खाने को नहीं मिलता हो, पीने के पानी का कोई अंदाज नहीं है, बिजली का बिल इतना ज्यादा आता है कि कोई उसको यूज नहीं कर सकता। और बिजली होती कहाँ है? बिजली जितनी बनती है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में बनती है,
और वो चली जाती है कहाँ, चीनी कॉलोनी में चली जाती है, चीनी फैक्ट्रियों में चली जाती है, चीनी उन खदानों में चली जाती है जहाँ से वो सोना निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तांबा ले रहे हैं, कोयला ले रहे हैं, उससे फिर बिजली पैदा करते हैं। वो पूरी की पूरी जो है पंजाब में चली जा रही है। पोजीशन ये है कि वहाँ जितने भी पुराने थोड़े बहुत उद्योग धंधे थे उन सब पर, टेक्सटाइल पर और दूसरे चीजों पर पूरा का पूरा कब्जा जो है आज की तारीख में फौजी जवानों का, फौजी अफसरों का है। और फौजी अफसर भी कैसे, उन्होंने अपने परिवार को, अपने घर के लोगों को, बच्चों को पूरा विदेशों में सेटल कर रखा है, वहीं पढ़ाते हैं, वहीं रहते हैं। और फौज में भी अब जो है अफसर कोई आम आदमी नहीं बन सकता है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो नागरिक हैं उनका तो फौज में कोई लेना देना ही नहीं है, प्रशासन में भी नहीं है। उनको तो एक तरह से आर्थिक गुलाम के रूप में उपयोग में लाया जाता है। अब असंतोष इतना बढ़ गया है कि वो खुलेआम नारे लगा रहे हैं, अब वतन यानी कफन, ये बोल रहे हैं, पाकिस्तान वतन माने कफन, और वो भारत से गुहार लगा रहे हैं। अब आज की तारीख में इस समय हम जब चर्चा कर रहे हैं तो हम मुजफ्फराबाद के लिए हर गांव से, हर कस्बे से भीड़ की भीड़ निकलती चली आ रही है। उसको रोकने के लिए इन्होंने हजारों रेंजर्स लगा रखे हैं, उनको आंसू गैस छोड़ रहे हैं, उनको हवाई फायर कर रहे हैं। 11 लोग तो मर चुके हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं जिनका कोई पता नहीं है। और आज की स्थिति इतनी खतरनाक है कि निश्चित रूप से अब एक घोषित आपातकाल तो वहां लगा ही हुआ है, पर आप ये निश्चित मानकर चलिए कि जल्दी ही वहां पर एक विप्लव होगी, विद्रोह होगा, गृह युद्ध होगा, मारामारी होगी, लूटपाट तो वहां ऐसी हो रही है जैसे कि आम चीज है। और लूटपाट भी किस चीज की हो रही है, खाने की चीजों की। अगर पता लगता है कि यहाँ से आटे का भरा हुआ ट्रक जा रहा है, या दाल जा रही है, चावल जा रही है, तो लोग जो है इकट्ठे होकर उसको लूट लेते हैं। और वहाँ हत्याओं का तो ये मामला है, 250 जो है आतंकी संगठन इस समय पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और उसमें अधिकांश जो है प्रायोजित होते हैं कहाँ से, पंजाब से। और अकेले 2 महीने के अंदर अगर आप लूटपाट के केसेस का आंकड़ा देखें, ये अधिकृत आंकड़े, 21,000 आंकड़े सिर्फ पिछले 2 महीने में वहां हुए हैं। और बाहर से जो सहायता आती है, वो सहायता 50% वो अपने पास रखते हैं, 50% जो है उपयोग में लाते हैं। और 50% भी कहाँ चला जाता है, कहा तो ये भी जा रहा है कि ट्रंप ने उनको जो 1.3 बिलियन का अनुदान दिया था, वो उसका 50% उन्होंने ट्रंप के क्रिप्टो करेंसी में जमा कर दिया। मुल्ला मनीर को साउथ एशिया का क्रिप्टो करेंसी का इंचार्ज बना रखा है। उनके दामाद वहां पर बैठे रहते हैं, मौजूद हैं, उनकी कंपनी के लिए वो काम कर रहे हैं। अब अगर आप देखें तो अफगानिस्तान की जो हालत है वो भी अपने आप में बहुत सोचनी है कि अफगानिस्तान पर हवाई हमले करते हैं, महिलाओं और बच्चों को मारते हैं अपनी खींच निकालने के लिए, आरोप ये लगाते हैं कि भारत इनको उकसा रहा है। हकीकत में पोजीशन ये है कि करीब 15 लाख जो विस्थापित पाकिस्तान में बसे हुए थे, कई पीढ़ियों से बसे हुए थे, इन्होंने अब 15 जुलाई के बाद उनको जबरदस्ती भर के अफगानिस्तान में भेजना शुरू कर दिया है। और अफगानिस्तान की इतनी स्थिति नहीं है कि उनको खिला पिला सके। और अब मानव अधिकार भी इस मामले में बड़ा असमंजस में है, क्या करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका अभी तक इन विस्थापितों को पाल रहा था, उसने अनुदान देना बंद कर दिया, तो अब इनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। निश्चित रूप से आज की स्थिति पूरे पाकिस्तान की अगर देखी जाए तो एक डूबते हुए जहाज की है, जिसमें कि वहाँ के नेता लोग जो हैं और वहाँ के जो फौजी अफसरान हैं, जैसे चूहे कूद के भागते हैं डूबते जहाज से, वैसे विदेशों को पलायन कर जाएंगे। और हम इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी ही आपको खबर मिलेगी कि पाकिस्तान अब पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। साहिल जी। पर लड़ रहा है और क्या उनको संभाल पाएगा? और बलूचिस्तान में लगातार हिंसा का सैन्य प्रभाव आप किस तरह से देखते हैं? वो कितना बड़ा जो है वो आने वाले समय के अंदर हो सकता है? हाँ, पाकिस्तान की जो रूलिंग एलिट है, चाहे उसमें आर्मी हो या आईएसआई के बड़े बड़े अफसर हों, और रूलिंग पार्टी जो भी होती है, कभी पीपीपी, कभी पीटीआई, अभी पीएमएलएन है, इन सबके डीएनए में एक चीज बहुत कॉमन है कि ये लोग हमेशा सोचते हैं कि हम
मुख्यतः पाकिस्तान का जो पंजाबी सुन्नी मुस्लिम है, उन्हीं को पावर पे रखते हैं। इनको लगता है कि बलूचिस्तान के लोग, सिंध के लोग भी विश्वास योग्य नहीं। तो पाकिस्तान में बड़ा अद्भुत स्थिति है कि जितने उच्च पद होते हैं, चाहे टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेसेस पोजीशंस हो, या आर्मी नेवी एयरफोर्स की जगह हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, सब जगह आप पंजाब के सुन्नी मुसलमानों का दबदबा पाएंगे। तो इससे हो क्या रहा है, बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो आस्ते आस्ते अलग थलग पड़ गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग आस्ते आस्ते अलग थलग पड़ गए हैं। अब बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी युद्ध लड़ रही है। अब वो पहले पहले पे जो छापामार युद्ध होता था, हिट एंड रन, उसकी जगह अब वो डटकर पाकिस्तान की आर्मी या रेंजर्स का सामना करने लगे हैं। बलूचिस्तान में जो अलग अलग ट्राइब्स हैं वो हर रोज अपनी आज़ादी की घोषणा कर रहे हैं और पाकिस्तान की आर्मी को चैलेंज कर रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो बलूचिस्तान के उस गांव या उस शहर तक पहुंच के दिखाओ जहां उन्होंने आज़ादी की घोषणा की हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में तो टीटीपी बहुत ज्यादा एक्टिव है। टीटीपी को काफी हद तक अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का भी समर्थन हासिल है। अब टीटीपी के जो लड़ाके हैं वो आमतौर पर क्या करते हैं कि डुरन लाइन के उस तरफ रहते हैं। डुरन लाइन जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, ऑफिशियल बॉर्डर। और टीटीपी के लड़ाके डुरन लाइन के उस तरफ रहते हैं और उनको कंधार से, काबुल से, हेरात से काफी मदद मिलती है, चाहे हथियार हो, फंडिंग हो, खाने पीने का सामान हो और ट्रेनिंग हो। तो बीच बीच में वो डुरन लाइन क्रॉस करके इस तरफ आ जाते हैं पाकिस्तान में और हमले करते हैं। पाकिस्तान की आर्मी की सरकार है, वो उनको टीटीपी के इन हमलों का जवाब कैसे दें सूझ में नहीं आता। एक ही चीज उनको मालूम है, टैंक भेज दो, गोले दाग दो, तोप भेज दो, तोप से गोले दाग दो। अब तो कई बार ऐसे हो चुका कि वो हवाई जहाज भेजकर काबुल और कंधार पर तालिबान के ठिकानों पर हमला बोल चुके हैं हवाई जहाज से। तो ऐसे तो स्थिति बद से बदतर होती जाएगी। जी। राज सर का रुक करना चाहूंगा मैं। सर, क्या पाकिस्तान की आंतरिक जो संकट बना हुआ है उससे उसकी विदेश नीति आपको किस तरह से नजर आती है? वो कितनी प्रभावित हो रही है भी या नहीं? और बलूचिस्तान देखिए की जो स्थिति बनी हुई है उसको क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए कितना गंभीर माना जाएगा? देखिए, गंभीर शब्द तो बहुत गंभीर आपने पाकिस्तान के मामले में यूज कर लिया। हकीकत में पाकिस्तान में कोई विदेश नीति इस समय है ही नहीं, ना पहले थी। उनकी एक ही विदेश नीति है कि हिंदुस्तान को गाली देते रहो और अपनी कुर्सी वाजिब करते रहो, बैठे रहो, उस पर चिपके रहो, लोगों का खून चूसो, लूटो, खसोटो और खाओ। बस यही उनकी विदेश नीति है, यही उनकी आर्थिक नीति है। और इसी के बलबूते पर वहाँ 1947 से लेकर अब तक वहाँ ये लूस खसोट का ही जो एक वातावरण चलता आ रहा है। पाकिस्तान के एक जज थे, वो थे डॉक्टर मिस्टर राणा। वो किस्मत से हिंदू धर्म को बिलोंग करते थे और वो जब इंदौर में आए, मैंने उनका लंबा चौड़ा इंटरव्यू लिया और तब मुझे पता लगा कि वहां पर जो है दूसरे कम्युनिटी के लोगों का कोई महत्व ही नहीं है। अगर जो भी किसी की बुराई करेगा तो सीधा, अगर आलोचना भी करेगा तो उसका ब्लास्फेमी का, ईस्ट निंदा का आरोप लगाकर उसको जो है जिस तरह से सड़क पे पागल कुत्तों को पुराने जमाने में मारा जाता था, ऐसे पकड़ के उसको मॉब लिंचिंग करके उसको खत्म कर दिया जाता था। यहाँ तक कि पुलिस के संरक्षण में भी अगर कोई व्यक्ति है ईस्ट निंदा वाला, ब्लास्फेमी का, तो उसको पुलिस से छुड़ाकर उनको मार डालते थे। ऐसी घटनाएं एक नहीं अनेक वहां पर है। तो आज की तारीख में पाकिस्तान जो है 16वीं 17वीं शताब्दी के इतिहास में जी रहा है और वहां सिर्फ एक ही चीज चलती है, जब कभी भी कोई गड़बड़ नजर आती है तो हिंदुस्तान के मत्थे मर देते हैं। अभी भी जो आपके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आज़ादी का नारा लगा हुआ है, आज़ादी मतलब पाकिस्तान से आज़ाद होना उनको, अब तो वो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि हमको आप बाउंड्री खोल दीजिए, सीमा खोल दीजिए, हम जो है भारत में जाएंगे और भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमको मदद करो। मदद भी, मानवीय मदद के लिए हम तैयार हैं, लेकिन उसके भी अपने प्रोटोकॉल होते हैं। हाँ, इतना अवश्य कि आगे और स्थिति अगर बिगड़ी और किसी कीमत पर किसी स्थिति में भारत को अगर वहां पर हस्तक्षेप करना पड़ा
जिस तरह बांग्लादेश में किया था। तो आप निश्चित मानिए अभी हमारी फौज जो है शम के क्षेत्र में, पुंछ के क्षेत्र में, वहां पर पूरी तरह से युद्ध अभ्यास कर रही है। ऐसा अभ्यास कर रही है कि अगर हमको अंदर जाना पड़ा तो कहाँ जाएंगे, कैसे, वैसे इस तरह के अभ्यास हमेशा होते रहते हैं। लेकिन इन अभ्यासों में अब थोड़ी गति आ गई है। इससे ये पता लगता है कि भारत सरकार की तीखी नजरें वहां के डेवलपमेंट पर है और वो समय का इंतजार कर रहे हैं। और यही कारण है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अभी भी जिंदा है, बरकरार है। और अगर किसी भी तरह की हरकत हुई और किसी तरह की स्थिति ज्यादा बिगड़ी और वहां पर इस तरह से नरसंहार हुआ, वहां पर अगर जेनोसाइड हुआ, तो निश्चित रूप से भारत को मजबूर होकर कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेंगे। वो कदम क्या होंगे, कैसे होंगे, इसके बारे में अभी अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कुछ भी है, हम सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं। हम कभी भी किसी दूसरे देश पर हमला नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी ने हम पर आंखें निकाली तो उसकी आंखें निकालकर उसकी हथेली पर अच्छी तरह जानते हैं। हमारे जावाद अफसर और हमारे सिपाही चौकस खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जिस घड़ी उनकी आवश्यकता होगी वो निश्चित रूप से इंटरफियर करेंगे। सो करनी ग्रुप कैप्टन जी की तरह सर, चीन और पाकिस्तान की साझेदारी पर इसका किस तरह का प्रभाव जो है वो पड़ता हुआ नजर आएगा? अफगान सीमा तनाव जो है वो दक्षिण एशिया की स्थिरता को कितना प्रभावित करेगा आने वाले समय के अंदर? जी हाँ, पूरे कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है जब हम चीन की भूमिका को देखते हैं। जैसे अभी चीन ने सीपेक प्रोजेक्ट बना दिया है। चीन के सिंकियांग प्रोविंस से जो सड़क निकली है वो काराकोरम दर्रा क्रॉस करके पाकिस्तान में आ जाती है। गिलगित, हुंजा, बाल्टिस्तान, पीओके, फिर दक्षिण दक्षिण की तरफ आकर फाइनली हिंद महासागर के पास ग्वादर पोर्ट तक चली जाती है बलूचिस्तान में। तो जैसे पीओके में गदर हो रहा है अभी, तो चीन की एक एडवाइजरी टीम, कंसल्टेंट्स पीओके में पहुंचे हुए हैं, जो कि पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और उनकी इंटेलिजेंस के साथ काम कर रही है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को एडवाइस कर रही है कि किस तरह से पीओके का समस्या को बिना वायलेंस के, बिना हथियार के इस्तेमाल किए हुए सुलझा लिया जाए। चीन का इंटरेस्ट ये है कि उनको मालूम है कि अगर पीओके में अशांति रही या अगर वाकई पीओके एक दिन आजाद हो गया या भारत के कश्मीर में उसका विलय हो गया, तो फिर सीपेक प्रोजेक्ट तो पूरा ही खटास में पड़ जाएगा, बंद हो जाएगा। तो चीन नहीं चाहता है कि पीओके में कोई अशांति हो। इसी तरह का कुछ उद्देश्य चीन का बलूचिस्तान में भी है। बलूचिस्तान में चीन ने सीपैक प्रोजेक्ट के तहत ग्वादर पोर्ट बनाया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है, और चीन को लगता है कि ऐसा ना हो कि बलूच लिबरेशन आर्मी वहां पे हावी हो जाए और बलूचिस्तान का जो वो हिस्सा है वहाँ वो टूटकर पाकिस्तान से अलग हो जाए। तो चीन अपने सीपैक प्रोजेक्ट में अभी तक करीबन 65 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर चुका है पिछले 10 साल में। तो अगर पीओके में ये गड़बड़ ऐसे ही अनकंट्रोल्ड होता रहा तो चीन की तो सारी इन्वेस्टमेंट और उसका जो स्ट्रेटेजिक रूट वो निकालने की कोशिश कर रहा है सीधा चीन से अरब सागर तक, वो खटाई में पड़ जाएगा। जी। क्या पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता पड़ोसी देशों के लिए चिंता है? सेना और राजनीतिक टकराव के दुनिया किस तरह से देख रही हो? क्या पाकिस्तान की आंतरिक चुनौतियां भारत के लिए रणनीतिक अवसर बन सकती हैं? देखिए, भारत के लिए रणनीतिक अवसर बनने की बात करना अभी काफी जल्दी बात होगी। लेकिन भारत की चिंता वहां के ना तो राजनीतिज्ञों के लिए है ना फौज की है। उन दोनों की हम कतई चिंता नहीं करते हैं। उनकी ताकत का भी हमको अनुमान है। हम जिस दिन चाहेंगे उनको धराशायी कर सकते हैं। हमको सबसे ज्यादा चिंता वहाँ की आम जनता है, जो भूखे मर रही है, जो बर्बाद हो रही है, जिनके पास ना खाने के लिए ना कुछ भी है, जिनके बच्चे इस समय सड़कों पर आवारा घूम रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं। आप जरा वहां की दुर्दशा अगर आपको देखना है तो आप ये मान कर चलिए कि अगर दुनिया में कहीं कोई नर्क है तो आज पाकिस्तान बनता जा रहा है। वहां पर दूध कितना महंगा बिक रहा है, 380 रुपए लीटर। बच्चों को माताएं दूध नहीं पिला पा रही हैं, टमाटर और दूसरी सब्जी खा नहीं पा रहे हैं।
ब्रेड की तो आप सोचिएगा, आप जब खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही हैं और अब तो वहां पर अल नीनो के कारण पानी की बरसात भी जो है पश्चिम इलाके से दूर होती जा रही है, तो 2 महीने बाद आप देखेंगे इधर जो है वहां पर कितना भयंकर अकाल पड़ने वाला है। ऐसी स्थिति में निपटने के लिए पाकिस्तान की सरकार कुछ नहीं कर सकती है, सिर्फ वो भागकर अपने आकाओं के पास पश्चिम में पहुंच जाएगी, कटोरा लेकर हमको कुछ दान दे दो जिससे हम उनको कुछ पेट भर सकें। पेट तो भरने का रहा, वो अपने जो है बैंक बैलेंस बढ़ते जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक ऐसा संकट का समय है पाकिस्तान के लिए, और क्योंकि पाकिस्तान का वो हिस्सा कभी अखंड भारत का एक हिस्सा था, वहां की जनता के प्रति हमारी बहुत सहानुभूति है, और अब वो समय आ गया है कि वहां की जनता डंडे लेकर बाहर निकलेगी और फौजियों को, पुलिस वालों को और वहां के प्रशासन को, लोगों को जमकर कूटेगी, और यही गृह युद्ध की स्थिति अब वहां पर बन चुकी है, जो किसी समय विस्फोटक रूप में आ जाएगी। अभी तो आप पीओके में इसका एक उदाहरण मात्र देख रहे हैं, लेकिन यही हालत सिंध में होगी, बलूचिस्तान में होगी, गिलगित में भी होगी, और ना केवल पंजाब में भी इस समय यही हालत धीरे धीरे आने वाली है, क्योंकि वहां बड़ी तेजी के साथ लूट खसोट, हत्याएं और चोरी चपाटी ये सब कुछ हो रही हैं। अब तो पुलिस वाले भी वहां सबसे बड़े गुंडे बन गए हैं, वो वसूली करते फिर रहे हैं बड़े बड़े लोगों से सुरक्षा के नाम पर। और ना केवल इतना, अभी जो सबसे ताजा खबर ये है कि वहां फौज के अफसरानों को, जवानों को 2-2 महीने से पगार नहीं मिली है, इसलिए वो भी काफी खपाए। तो इससे आप मानकर चलिए कि निकट भविष्य में पाकिस्तान एक अंधे कुएं में डूबने वाला है, और हमको उसकी रत्ती भर चिंता नहीं है, और हम भारत के लिए कोई चिंता की जरूरत इसलिए नहीं है, बस एक ही चिंता है कि वहां की जनता के लिए हम मानवीय सहायता कैसे करें, और ये भविष्य बताएगा। ठीक है साहिल सर। जी। ठीक है सर, मैं यूके दौरान सर का रुख करता हूं। सर, आने वाले समय के अंदर पाकिस्तान के अंदर आप हालात किस तरह से देख रहे हैं? आने वाले समय में पाकिस्तान के अंदर हालात बद से बदतर हो जाएंगे। हाँ, एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि जो विदेशों में पाकिस्तानी रहते हैं वो अब पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की आर्मी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सही जमहूरियत लाओ, आम आवाम की बात सुनो, और आस्ते आस्ते आर्मी को वापस बैरक्स में चला जाना चाहिए, कैंटोनमेंट में चला जाना चाहिए। पाकिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही मायने में सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी जनता के जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनके हाथ में ताकत होनी चाहिए। जरूरत ये भी है कि पीएमएलएन जैसे अभी पावर में है, या पीपीपी सत्ता में सहयोग कर रही है, ये सही डेमोक्रेसी लाएं। अब जैसे इमरान खान को जेल में बंद किया हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है, पीटीआई के कार्यकर्ता नाराज हैं क्योंकि पीटीआई को बैन किया हुआ है। तो ऐसी हालत में वहां जमहूरियत कैसे आएगी? तो शुरुआत, अगर पाकिस्तान के पॉलिटिशियन अगर चाहते हैं कि आर्मी को आस्ते आस्ते बैरक्स में वापस भेजा जाए, आर्मी का रोल वहां एडमिनिस्ट्रेशन में कम किया जाए, उसकी शुरुआत ऐसे हो सकती है कि इमरान खान को छोड़ें, पीटीआई को दोबारा से रिकॉग्निशन दें, और पीपीपी, पीटीआई और पीएमएलएन ये तीनों मिलकर तय करें कि आपस में एक दूसरे की जड़ें नहीं काटेंगे, क्योंकि जब ये तीनों आपस में लड़ते हैं तब आर्मी को वहां से क्या कहते हैं ना कि की लड़ाई में रोटी चुराने का मौका मिल जाता है। जी। जी। वाले दिनों के अंदर क्या वाकई में हिस्सों में बढ़ जाएगा? इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या उसके हिस्से अब होना निश्चित है? देखिए, ये तो इतिहास बताएगा कितने हिस्से होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, लेकिन इतना अवश्य है कि पाकिस्तान में अब अराजकता फैल रही है, और वहां पर जो है दुर्भिक्ष जो है रास्ता देख रहा है, और जिस देश में अराजकता फैलती है, दुर्भिक्ष रास्ता देखता है, उस देश का पतन निश्चित है। विदेशी कर्जा इतना अधिक हो गया है कि उस कर्जे को चुका पाना, कर्जे को चुकाने के लिए, उसके ब्याज को देने के लिए इनको कर्ज लेना पड़ता है। इससे समझ सकते हैं कि वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है अत्यंत ही दयनीय है। भ्रष्टाचार के इंडेक्स में अगर देखें तो आज की तारीख में पाकिस्तान चौथे नंबर पर दुनिया में पहुंच चुका है, और सबसे अधिक परेशानी की चीज ये है कि पूरी दुनिया से जो है पोलियो गायब हो गया है।
लेकिन आज भी पाकिस्तान में पोलियो के केसेस मिल रहे हैं कि पोलियो के जो ड्रॉप्स पिलाने के लिए वहां की टीम जब जाती है तो वहां के लोग जो उन पर हमला कर देते हैं, पुलिस वालों को मार देते हैं। अभी पीओके में एक चैनल पर चर्चा चल रही थी, तो कह रहे थे कि आप कहते हैं 7 लोग मर गए, 9 लोग मर गए, हमारे 2 जवान भी तो मर गए हैं। इससे सिद्ध यही होता है कि जवान क्यों मरे हैं, जवानों को किसने मारा है, मॉब ने मारा। मॉब ने क्यों मारा है? यही तो गृह युद्ध होता है कि जब जो है सरकार की आर्मी को, सरकार के लोगों को जनता जाकर जान से मारने की स्थिति में ले आएगी, तो यही तो गृह युद्ध की शुरुआत है। ये तो शुरुआत है, अभी तो हवन शुरू हुआ है। आप देखिए इसकी लपटें पूरे पाकिस्तान के आर्मी अफसरों को, वहां के नेताओं को भस्म कर देगी। वो समय जल्दी आने वाला है और निश्चित मानिएगा आप, पाकिस्तान का गर्त में जाना अब निश्चित है। साहिल, धन्यवाद जुड़ने के लिए आपका हमारे साथ। डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। ग्रुप कैप्टन यूके दीवाना सर, आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए, कीमती समय साझा करने के लिए। पाकिस्तान के सामने इस समय चुनौती केवल सीमा सुरक्षा की नहीं बल्कि आंतरिक स्थिरता की भी है। बलूचिस्तान, पीओके, खैबर पख्तूनख्वा और अफगान सीमा से जुड़ी घटनाएं लगातार नए सवाल खड़े कर रही हैं। वहीं सेना की भूमिका को लेकर देश के भीतर उठ रही राजनीतिक आवाजें बहस को और तेज कर रही हैं। हालांकि कई दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि पाकिस्तान एक जटिल दौर से गुजर रहा है। इन हालात का असर पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन पर पड़ सकता है। फिलहाल नजरें इस बात पर हैं कि इस्लामाबाद इन चुनौतियों से कैसे निपटता है। फिलहाल द रियल इशू में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।